अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। कल नए साल का वफाकी बजट पेश होने जा रहा है और इससे पहले कि हम नए साल के ऊपर एनालिसिस करें कि क्या हुकूमत पेश करने जा रही है, क्या हुकूमत आगे के लिए प्लान करती है, बड़ा ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले कि 2 कदम पीछे देखकर रिफ्लेक्ट किया जाए कि जो अभी करंट साल है यानी पिछला 2024-2025 रहा है, उसके अंदर वो क्या अहदाफ थे जो हुकूमत ने सेट किए, क्या उन अहदाफ के ऊपर पूरा उतरी, वो क्या चीज़ें थी जो हिट हुई, लेकिन वो क्या चीज़ें थी, वो क्या टारगेट्स थे जो कि मिस हुए, और फिर इन सारी चीज़ों से जो टेक अवेज़ हैं वो क्या हो सकते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए अगला बजट हुकूमत ने बनाना है। ये सब कुछ बड़ा ज़रूरी है। इसी के लिए आज वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया रवां साल का, जिसके अंदर जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो आपसे शेयर भी कर लेते हैं और फिर एनालाइज भी करेंगे ज़रा नंबर्स के बियॉन्ड। नंबर्स तो बड़े कई दफ़ा डिसीविंग भी हो जाते हैं, कई दफ़ा कुछ रिफ्लेक्ट भी करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये नंबर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इनको एनालाइज़ किस तरह किया जाए या इनको डिसाइफर किस तरह किया जाए। तो इसीलिए हमने आज एक्सपर्ट पैनल बनाया है आपको समझाने के लिए बड़े सादा अल्फाज में कि एग्जैक्टली पिछले साल या इस साल हुआ क्या और फिर इन टेक अवे से आगे हम किस तरह बढ़ सकते हैं। तो जी जो हमें सीधा नंबर्स बताए गए हैं इस साल से मुतल्लिक, कहती है हुकूमत, ये दावा करती है और बल्कि बूस्ट करती है कि उन्होंने रिकवरी के ऊपर जो उनके अहदाफ थे उसको हासिल किया है, और जहां हम पिछले साल थे उसके मुकाबले में इस साल उन्होंने बहुत अच्छी एक पोजीशन अचीव की है। ग्रोथ के अगर आप देखें जीडीपी 2.7% रही। ये वज़ीर ख़जाने ने कहा कि हम अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इस दावे को भी हम एनालाइज़ करेंगे। फिर इन्फ्लेशन अफराते ज़र 4.6% रहा है, जो कि आपको पता है इनिशियली साल डबल फिगर में था जब शुरू हुआ तो, लेकिन अब वो सिंगल डिजिट में दाखिल हो गया है। क्या रिफ्लेक्ट करता है सब कुछ जानेंगे। पॉलिसी रेट यानी आपका जो शरह सूद होता है वो 22% से कम होकर 11% पर आ गया है। और भी बहुत से जो इसमें अदाद-ओ-शुमार हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्लान ऑफ एक्शन हमारा यही रहेगा, क्या की टेक अवेज हैं, ग्रोथ जो इस वक्त हमने हासिल की है उसको सस्टेन किस तरह किया जाए, एंड ऑफ कोर्स क्या की पॉइंट्स हैं जिनको अब आने वाले दिनों के लिए मद्देनज़र रखना है। जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने, सबके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज डॉक्टर साजिद अमीन साहब। आप डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट पॉलिसी सॉल्यूशंस लैब ऑफ SDPI। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अली हसनैन साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर इकनॉमिक्स हैं लम्स में। बहुत शुक्रिया। अम्मार हबीब खान साहब हैं, माहिर मईशत इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया। और सना तौफीक साहिबा जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं आरिफ हबीब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए सना तौफीक साहिबा। आई थिंक शी विल जॉइन अस इन अ बिट, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं। अच्छा अम्मार, आपसे शुरू करते हैं। ये जो हमें अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं, कुछ इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं सही रिफ्लेक्शंस नहीं आई, कुछ इसको बड़ा सराह रहे हैं कि हुकूमत ने जो कुछ अचीव किया है खासकर एक साल के अंदर। आपके ख्याल में वो क्या की टेक अवेज हैं इस इकनॉमिक सर्वे को देखते हुए जिसके ऊपर हमें एम्फसाइज करना चाहिए? देखें, ग्रोथ तो वैसे ही 2%, 2.5% के आसपास से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ही हमारा उसके हिसाब से, तो उतनी तो आगे पीछे करके हो नहीं। इट्स नॉट लाइक बहुत कोई एक्स्ट्रा आ गई। एक जो चीज़ हुई है वो वी हैव सम सेम्बलेंस ऑफ, जैसे कहते हैं एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि हमने सारी इंपोर्ट रोक दी थी। आहिस्ता से आहिस्ता कर इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे ही इंपोर्ट हमारी नहीं हो रही तो डिमांड भी नहीं बढ़ रही। पिछले कोई 10-12 से 15 साल से जो है हमारा इकॉनमी का मॉडल ये है कि हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट से डिमांड जनरेट होती है और इकॉनमी ग्रो करती है। वो चीज़ क्योंकि पिछले एक साल में नहीं हुई तो आपकी ग्रोथ भी नहीं आई, और जब आपकी ग्रोथ भी नहीं आई तो फिर आपका जो है एसेंशियली इंपोर्ट नहीं हुई तो आपके डेफिसिट भी नहीं बढ़ गए, चीज़ें मैनेज होकर चली। अब बात सारी ये है कि 2-2.5% से 5% तक का जो सफ़र है वो किस तरह होगा, और वो इतना आसान नहीं है। अगर हम वो इंपोर्ट के थ्रू करते रहेंगे, जी इंपोर्ट करेंगे उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होंगे, फिर डॉलर ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्रैश कर जाएंगे। तो इस चीज़ को किस तरह आगे लेके चलना है कि हम इंपोर्ट नहीं करें, वेदर एक्सपोर्ट्स के थ्रू करें, इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, किसी और स्ट्रैटेजी के थ्रू। 2-2.5% पे तो हम चल ही सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारी वो इसी हिसाब से हो रही है। असल चीज़ ये है कि व्हाट विल इट टेक टू गेट टू 5% और इवन 6%। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो हुकूमत ने नहीं अचीव किए, खासकर एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी बात हो रही है। कितना बड़ा ये मिस है हुकूमत की तरफ से और क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है?
देखें, एग्रीकल्चर में जो मिस है वो लार्जली है, हुकूमत ने थोड़ा एक अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी प्राइजेस के हिसाब से। पहले सपोर्ट प्राइस देते थे, अब उन्होंने नहीं दी। उसकी वजह से जो है थोड़ा चेंज आया है अब, और इससे अच्छे खासे लॉसेस होंगे और हो सकता है आगे, क्योंकि शॉर्टेज हुई है, आगे जाके इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। मगर वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं ये बेसिकली अगले बजट में कल पता लगेगा, या अगले हफ्ते 20 दिन में, जब स्पेशली जब प्रोविंशियल बजट्स आएंगे उसमें और बेहतर अंदाजा होगा इस चीज़ का। आपको लगता है कि ये एक बड़ा कंसर्निंग मैटर है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा, खासकर पंजाब की हुकूमत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी जो नया पैकेज है, किसान पैकेज एंड ऑल ऑफ दैट सपोर्टिंग, उसके ऊपर? जी, उसमें फोकस तो हो रहा था, मगर बात सारी है ना कि पैकेज जब अनाउंस होने से लेके इम्प्लीमेंट होने तक या डिसबर्समेंट होने तक इतना टाइम लगता है, उस वक्त निकल जाता है। क्या अगले साल ये चीज़ हो पाएगी, वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि टाइमिंग जो है इन चीज़ों में बहुत मैटर करती है। यू कैन हैव अ पैकेज इन प्लेस, मगर जब सारा काम हो गया, पैकेज आ रहा है, तो उस चीज़ का फायदा नहीं होता। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन में 26% का इजाफा होना, आप इसको एक खुशाइन चीज़ देखते हैं, या फिर जिस तरीके से हुआ है उसमें अभी भी बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? देखें, उसमें तो स्ट्रिक्टली ये ज़्यादातर इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, अफरात ज़र की वजह से। हर चीज़ की, अगर आप पहले कोई एक चीज़ 100 रुपये की लेते थे, वो 125 से 130 रुपये की हो गई, तो उस पर अगर 18% GST लगता था, ऑटोमेटिकली वो भी उस हिसाब से बढ़ गया। अगर हम इसको डायसेक्ट करें तो डायरेक्ट टैक्सेस को बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई हैं, वो सैलरी तबका जो है उसके ऊपर हुए हैं। आफ्टर टैक्स सैलरी एक्चुअली उनकी कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन है, डिमांड भी कम हो गई है। तो जो करंट जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, उसमें तो आप और गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी तरह टैक्स को इंक्रीज कर सकें। नए सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीकेकार ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। अमार, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसको आगे जाकर मैं सर्कल बैक करूंगी आपके ऊपर और मज़ीद इसके ऊपर जानना चाहूँगी आपकी इंसाइट क्या है, किस तरह से हो सकता है। बट अली, आप शेयर कीजिएगा, जो आपने इकोनॉमिक सर्वे आज देखा है उसमें वो क्या चीज़ें थी जो आपके लिए स्टैंड आउट की, और ख़ास तौर पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे किन चीज़ों में कि हुकूमत अचीव कर लेगी और आपके ख्याल में वो नहीं कर पाई? सबसे कंसर्निंग फैक्टर मेरा ख्याल है, जिस तरह आपने एग्रीकल्चर की बात की, वो एक डेफिनेटली कंसर्निंग तो है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि इसमें कोई सरप्राइज़ था तो सरप्राइज़ इतना ज़्यादा नहीं था। जो हुकूमत ने पिछले साल से सपोर्ट प्राइसेस विड्रॉ की, जिसकी एक आर्गुमेंट है उसके फेवर में, लेकिन उसको बहुत अब्रप्टली किया। उससे फार्मर क्राइसिस जो है वो कई महीनों से था, और उसका ये असर एक्सपेक्टेड था कि ये आएगा। कुछ जो नंबर्स हैं, ख़ास तौर पे जो GDP ग्रोथ का, आपने भी उस तरफ इशारा किया कि GDP ग्रोथ का नंबर जो है वो कुछ थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर के अंदर लाइफ स्टॉक से की जो ग्रोथ रेट ये इन्होंने एक्सपेक्ट की है। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है ऑन सेंसस, जो कि 10-11 साल से नहीं हुआ हुआ। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रिडक्शन आई है, लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को इन्होंने इसमें ग्रोथ दिखाई है। अगर आप जो हुकूमत का डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है उसको देखें तो ख़ास तौर पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास डेटा कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसकी एक वजह ये है कि जो छोटा सनतकार है, ख़ास तौर पे जो टैक्स इवेडिंग तबका है, वो अपने आप को डेटा के अंदर शो करने से इनकार करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमारे हिस्टोरिकली भी डेटा के अंदर कंसर्न्स आए। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इस तरह नहीं है कि अगर आप 2.5% से ग्रो कर रहे हैं या 1.5% से ग्रो कर रहे हैं, ये सब्सटैंशियल लिहाज से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कॉन्वर्सेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा हमसाए में भारत जो है वो 6.5% से पिछले 20 साल से 30 साल से ग्रो कर रहा है, तो सिर्फ कैचअप करने के लिए पाकिस्तान को 8-9% पे ग्रो करना है। उसके लिए जिस तरह की बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, वहाँ उस तरफ हमारा रुख नहीं है। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि जी 2.7% ग्रोथ थी या 1.7% ग्रोथ थी। मेरे लिए एज अ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिस्ट कह लें, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं मईशत की रिफॉर्म प्रोसेस को, ये एक बहुत छोटी सी डिबेट है। असल कॉन्वर्सेशन ये है कि क्या हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो ज़रूरी हैं। आई रियली वांट टू हैव दैट इन द सेकंड सेगमेंट। सना हमारे साथ मौजूद है। सना, आप बताइएगा, अगर हम इन नंबर्स को देखें जो हमारे सामने हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं और ये क्या कहते हैं हमें इस वक्त तक हमारी जो डायरेक्शन रही है, क्या वो इत्मीनान बख्श है?
जी देखें, इसमें आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत ज़रूर है यहाँ पे कि हमने लास्ट 2 साल जब देखा था कि यहाँ एक वक्त था कि डिफॉल्ट की बात आना शुरू हो गई थी, तो वहाँ से निकल के एक ग्रेजुअल रिकवरी आई वुड से हमने लास्ट इस आउटगोइंग ईयर में रिकॉर्ड की है। तो उसके साथ कुछ ओवरऑल अगर हम मैक्रोस को देखें तो स्पेशली ऑल्दो आई नो जीडीपी की टारगेट तो हमने 3.6% किया था और एक्सपेक्टेशन से बिलो ही रही है, बट ओवरऑल इसके अलावा करंट अकाउंट जहाँ एक हमारा सबसे मैं यही हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इशू स्टार्ट होता है उसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपका करंट अकाउंट जो है एक्सटर्नल अकाउंट वो अंडर प्रेशर आता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ मैनेजमेंट की जिस तरह मैनेज किया इन्होंने इम्पोर्ट्स वगैरह को, तो उसके साथ जो करंट अकाउंट सरप्लस पे अभी हम हैं, डेफिनेटली इससे ये ज़रूर है कि हमारी जो एक पेंट अप डिमांड खड़ी हो रही है आगे जाके इम्पोर्ट पे एक प्रेशर भी नज़र आ रहा है अब आके, बट देन ये साल ज़रूरी था कि एटलीस्ट हम मैनेज करके चलते, क्योंकि रिजर्व्स आपकी इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आपने ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम किया है, दूसरा भी आपने जो है RSF फैसिलिटी भी अवेल किया है, रिजर्व्स को आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ ही अगर यहाँ पे इंपोर्ट अगर ओपन कर दें बिल्कुल, तो फिर से वही प्रेशर आ जाएगा आपके एक्सटर्नल अकाउंट में, वही रिफ्लेक्ट होता है ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के नंबर्स पे। तो एक वो पॉइंट एक्सटर्नल वाला, इसके साथ इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर हम स्पेशली देखें, फ्रॉम डबल डिजिट इन्फ्लेशन पास्ट 2 ईयर्स में जो हमने देखी 28%, उसके बाद हमने 23% भी देखी, तो उसके बाद डेफिनेटली एक बेस इफेक्ट है, बट ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर जैसे हम कहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमने देखा ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। उसमें डेफिनेटली और भी फैक्टर्स हैं, फूड इन्फ्लेशन का रोल है और उसके अलावा रुपी पैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई वुड से कि कहाँ हमने डबल डिजिट रुपी डेप्रिसिएशन भी देखी थी, तो अब जो है एक पैरिटी स्टेबल हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं रिजल्ट कर रहे हैं एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। डेफिनेटली ग्रोथ जो है यहाँ से आगे जाते वक्त एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 3% से अबव रहनी चाहिए। थोड़ा सा जो आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है वो यही शो कर रही है कि आपकी जो नंबर्स 3.5% से ऊपर ही रहे, टारगेट भी यही होगा। और जिस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, इम्पोर्ट दोबारा से थोड़ी सी हमने देखा है 5 बिलियन प्लस के नंबर्स मंथली रन रेट चल रहा है, एंड उसके अलावा जो हम प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक भी देख रहे हैं, एंड ओवरऑल सारे हमारे पास नंबर्स हैं इम्पोर्ट वगैरह के। तो नज़र तो यही आ रहा है कि अब दोबारा से हम थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बट पॉइंट यही है कि ग्रोथ जो हम एक कहते हैं कि हमारी इम्पोर्ट ड्रिवन एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, इम्पोर्ट ड्रिवन है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि फिर हम उसी ट्रैप में ना फंस जाएं कि जो 17 अरब के हमने एक ज़माने में देखा है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो वो पॉइंट पे दोबारा नहीं आना चाहिए। और रुपी जिस तरह से हमने पहले देखी एक फ्री फॉल आई वुड से, वो दोबारा हम इस पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अभी भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि कर्ज़ों का जो हुजम बताया जा रहा है, साजिद साहब 76,000 बढ़ गए हैं। अब ये बताएं 76,000 बिलियन जो आपके कर्जे बढ़ गए हैं, डू यू थिंक वो सब ये जो पिछले साल हमने इकदामात किए हैं और हमारे वज़ीर ख़जाना ने कुछ ये भी कहा कि बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने उसके अंदर की हैं, उसके साथ मेल खाती हैं कि हमें आगे जब इनकी अदायगियाँ करनी होंगी, सो वी वोंट सी दैट एक बैलेंस शिफ्ट एकदम से इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा। दूसरा ये भी बताइएगा, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी कामयाबी हुकूमत अपनी दावा कर रही है, ये कैसे मुमकिन हुआ और इसको हम क्या सस्टेन कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अम्मार अभी इसके ऊपर कंसर्न जाहिर कर रहे थे। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। क्विकली 2-3 पॉइंट्स जो आपने बड़े इंटरेस्टिंगली सवाल रखे। एक तो मुझे लगा इकोनॉमिक सर्वे में वो सब कुछ था जो एक IMF प्रोग्राम के तहत एक इकोनॉमी में होना चाहिए। स्टेबलाइजेशन आपका टारगेट था, आपने वो अचीव करनी थी। रेवेन्यू आपका सबसे बड़ा फोकस था पिछले साल के बजट का, वो आपने अचीव करना था, ज़ाहिर है उसमें ग्रोथ होनी थी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को आपने स्लो डाउन करना था स्टेबलाइजेशन के लिए, डिफरेंट मैकेनिज्म्स के ज़रिए वो उसमें नज़र आ रहा था। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक सर्वे टिपिकली वही इकोनॉमिक सर्वे था जो एक्चुअली के एक्सपेक्टेड था। नंबर 1, 2023-24 से ये इसलिए बेहतर था, शायद मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इस साल हम बहुत अच्छा किया है क्योंकि हमने पिछले साल बहुत बदतर किया था। इन्फ्लेशन आपका, यहाँ से आपका जो सवाल है वो भी जुड़ जाता है कि पिछले साल अगर आपका एवरेज इन्फ्लेशन 36% के करीब चल रहा था, 30% के करीब था, क्योंकि बेस इतनी हाई थी,
कि प्राइसेस का मजीद बढ़ना, अगर वो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ भी रही हैं तो परसेंटेज टर्म में बहुत थोड़ी वो शो हो रही है। इसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है इसमें को बहुत बड़ा रोल 3 फैक्टर हैं जो इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये कि आपकी बेस बहुत हाई थी, बहुत हाई बेस पे था। दूसरा, आपका रुपया जो है वो स्टेबल रहा, और आपकी फूड मार्केट क्रैश कर गई। पिछले 8-10 महीने पहले जब आपकी फूड मार्केट ने क्रैश किया तो जो फूड इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा 1/3 के करीब ड्राइव कर रहा होता है। और चौथा मेरे ख्याल ग्रेजुअली फिर ये हुआ कि हमें जो एनर्जी के सेक्टर के अंदर कहीं कहीं हमें जो ऑयल प्राइसेस के बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने की वजह से, कम होने की वजह से, वो जो एक एज मिला जिसको हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की सूरत में पास ऑन किया, कुछ पेट्रोल की प्राइसेस की सूरत में पास ऑन किया। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली जो है वो डाउन हुआ है। बट मुझे लगता है ये फाउंडेशन जो है वो सस्टेनेबल है। मैं इससे पहले कहीं बात कर रहा था कि 3 की क्वेश्चंस बंदा अगर खुद से पूछ ले कि नंबर 1 कि क्या 23-24 से हमने बेहतर किया है? जी, हमने बिल्कुल बेहतर किया है। मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हुए। क्या उनकी फाउंडेशंस जो है वो सस्टेनेबल हैं? मेरे नज़दीक मोर और लेस चंद वेरिएबल्स को छोड़ के फाउंडेशंस अनसस्टेनेबल हैं, अब वो सस्टेनेबल नहीं होंगी। क्या उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचा? नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो फाउंडेशंस ड्राइव कर रही हैं वो अनसस्टेनेबल हैं, जिसकी वजह से आप आम आदमी को फ़ायदा उसका नहीं पहुंचा पा रहे हो। अगले साल मुझे लगता है डिफ़िकल्ट साल होगा, क्योंकि पिछले साल की जो आपको हाई बेस अवेलेबल थी वो नहीं होगी अगले साल अवेलेबल आपको बहुत सारी। एक्सचेंज रेट को आप मेंटेन कर पाए। ठीक है साजिद साहब, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझा रहे हैं। मजीद भी इससे सवाल जन्म लेते हैं, और ख़ासकर ये जो ग्रोथ है इसको सस्टेनेबल तरीके से किस तरह से मेंटेन किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, और ब्रेक पे जाने से पहले साजिद साहब अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि क्या क्या मसले हैं इस वक्त जो हाईलाइट हुए हैं उनके मुताबिक इस इकोनॉमिक सर्वे में, जिसको हमें ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। जी साजिद साहब। जी अलीना, थैंक यू। आई थिंक एक और जो आपके सवाल का एक हिस्सा था कि क्या जो कर्ज है सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं, जो कर्ज है उसकी जो रीपेमेंट्स हैं वो कम रहेगी। इस साल भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर की निस्बत कम है, कुछ रोल ओवर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि हमारा कुछ जो है वो कर्जे का जो बोझ है वो ग्रेजुअली अगले 2 से 3 साल सस्टेनेबल होगा, मेंटेनेबल होगा, जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। बट ओवरऑल जो कर्जा है इसके लिए बहुत सारी बात हो रही है कि इसका क्या सोल्यूशन है। बहुत सारे ख्याल है कि यार बस IMF को छोड़ दे मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मसला IMF का पैदा करदा नहीं है, ये हमारा पैदा करता है। जब हर साल आप 6 से 7% का जो फिस्कल डेफिसिट रन करेंगे, टैक्स रेवेन्यूज आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता चला जाएगा, तो वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से कर्ज लेके पूरा होगा। NFC है जो सूबों को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, वो आपके हिस्सेदार नहीं है टैक्स कलेक्शंस के अंदर। जब तक वो नहीं होगा तो आपको कर्ज पे जो है वो दारोमदार जो है वो रखना पड़ेगा आगे चलते हुए। बट अगले 2 से 3 साल शायद वो जो बोझ होता है, जो बर्डन या उसका जो शेयर है टोटल आपके बजट आउटले में, वो ग्रेजुअली शायद मेंटेनेबल होगा। क्योंकि बहुत सारे रोल ओवर्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि हम ग्रोथ से जब हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, उसके साथ रखते हैं, तो अम्मार हम हमेशा कहीं ना कहीं इस्तेहकाम या जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, वो हम ग्रोथ की तरफ आ तो जाते हैं, हम इस्तेहकाम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, वो सस्टेनेबल नहीं होता। आप क्या समझते हैं अब ये जो नंबर्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए वो क्या की चेंजेस हों जिसको हम आगे जो हमारा टारगेट है सस्टेनेबली अचीव कर सकें? देखें, सस्टेनेबल क्यों नहीं होता? सस्टेनेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो इंपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, और इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं। तो जब तक डॉलर आते रहते हैं वो ग्रोथ चलती रहती है। जिस दिन डॉलर आना बंद होते हैं वो ग्रोथ रुक जाती है। और तकरीबन समझे 20 साल से जो है ये सिलसिला चल रहा है, शायद उससे पहले से भी चल रहा हो। तो बात सारी है कि आगे हम क्या करें। ये नंबर हमें कुछ भी नहीं बताते। ये नंबर हमें कहते हैं कि इस दफ़ा डॉलर आपके पास नहीं आए, आपने ग्रोथ नहीं की।
आगे ग्रोथ किस तरह करनी है वो फिर अली की बात आ जाती है कि जी किस तरह लेके चलना है, किस तरह की बुनियादी आपने जो है चेंजेस करनी है जिससे ये ग्रोथ आएगी। अगले 20 साल तक अली का कहना सही है कि 8% पे भी ग्रो करते रहेंगे तब भी आप सिर्फ कैचअप ही खेल रहे होंगे। तो वो क्या प्लान है, वो चीज़ मैटर करती है। जो हिस्ट्री है दैट इज हिस्ट्री, आगे क्या करना है, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, वो नंबर से कवर नहीं होगी, वो एक्चुअल प्लान से, एक्चुअल जिसे कहते हैं ना काम से वो चीज़ नजर आएगी। वो उस टाइप की चीज़ जो है ना दैट विल डिटरमिन व्हाट whether the future will be sustainable or not। अली आपका क्या ख्याल है? वो क्या जी ऑफ कोर्स मैं अगर अमार ही की बात से आगे लेके चलूं, इन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ मॉडल ये रहा है कि जब इंपोर्ट होती है तो फिर ग्रोथ होती है। उसको उसकी बुनियादी वजूहात समझना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में हम फ्रॉम जब कुछ स्टेबिलिटी होती है तो हम डॉलर को टिपिकली अंडर प्राइस रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल के ऊपर चल रहे हैं कि बाहर से आपने एक चीज़ की इंपोर्ट बंद की, उसको यहाँ पे रॉ मटेरियल मंगवा के उसको असेंबल किया और फिर यहाँ बेचा। ये कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, जो मोबाइल फ़ोन, ऑटो सेक्टर ले लें आप, इवन फॉर दैट मैटर फर्टिलाइज़र में, पेंट्स में, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम लोग रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं फार्मास्यूटिकल और फाइनल गुड को यहाँ असेंबल कर रहे होते हैं, यहाँ फाइनल वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल रिक्वायर करता है कि आप डॉलर को सस्ता रखें, लेकिन क्योंकि ये अनसस्टेनेबल मॉडल है, हर 4-5 साल बाद आपको देखने को मिलता है कि एक साल के अंदर डॉलर मल्टीपल्स में ग्रो करता है और फिर हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी पूरी क्रैश की हुई होती है। सो जो अमार की बात जहाँ थी ना कि आपने अगर इंपोर्ट्स, आपकी ग्रोथ तब होती है जब इंपोर्ट्स आती हैं, उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट डायरेक्शन दें, हम डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज़ लगाएं, हम डिफरेंट कमर्शियल मॉडल्स अपनाएं जिससे हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, ताकि हम विदाउट इंपोर्ट्स भी ग्रो कर सकें, विदाउट एक्सपैंडिंग इंपोर्ट्स भी ग्रो कर सकें। अब मसला ये है कि हम लोग जो हम अभी बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टेबिलिटी की, जो फाइनेंस मिनिस्टर के हद तक जो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए वो फाइनेंस मिनिस्टर के पे ग्रेड से ऊपर के हैं, उनका अपना कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, ना कि पिछले फाइनेंस मिनिस्टर्स का पॉलिटिकल कैपिटल रहा है। इट इज़ एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल एंड एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेजर हम अपनी फैक्ट्रीज़ को चेंज करेंगे, मेजर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, तब तक ये हम यही 2-3% के अंदर खेलते रहेंगे। अच्छा साजिद साहब, यू कम इन है, हमें बताएं, हमने अभी देखा एक बड़ा एम्बिशियस ग्रोथ प्लान भी पेश किया उड़ान पाकिस्तान के नाम से मिनिस्टर साहब ने। विल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नज़र आती है, लेकिन उस तरह से वो कनेक्शन हमें नहीं नज़र आता इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। वो जो पॉलिसीज़ हैं वो पेपर के ऊपर तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें नहीं नज़र आती हैं। क्या मसला है? क्या पॉलिसीज़ का मसला है या फिर क्या विल का मसला है? एक्चुअली प्रॉब्लम का है? लेकिन देखिए, जो ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी बुनियादी तौर पे ये है कि ग्रोथ आती कहाँ से है, वो चीज़ तय करेगी कि आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं। वो ग्रोथ जो एसएमई से आती है, वो ग्रोथ जो जॉब्स क्रिएट करके आती है, 7 जॉब्स क्रिएट करती है, वो ग्रोथ जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, वो ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बाकी और मुल्कों को देख लें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव सिंगल है वो रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना है। हमारे यहाँ कभी इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ के लिए बनी ही नहीं। पाकिस्तान में कभी भी ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं रही है या ग्रोथ के लिए पॉलिसी नहीं बनी। हमारा टारगेट होता है, देखिए 75 साल में 25 प्रोग्राम है हमारे IMF के, तो 75 साल तो ये समझ लें कि 50 साल तो हमने सिर्फ रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, वो डायरेक्टेड ही टू अचीव स्टेबलाइजेशन। सस्टेनेबिलिटी कभी उसका प्रायोरिटी फोकस नहीं रहा, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, 3 से 4 बड़े इकदाम हैं जो गवर्नमेंट को लेना होंगे इसको करने के लिए, तो क्या है? ग्रोथ को सस्टेनेबल अचीव करने के लिए। नंबर 1, 2.5% ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के साथ और 50% आबादी को आप काम से बाहर रख के कभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म में
हमें इस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉन्ग टर्म में हमें, आप किसी भी मुल्क को मिसाल देख लें, उन्होंने तभी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की है जब एक्सपेंडिचर्स हैं, फिजिकल एक्सपेंडिचर, उनकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है। दूसरा मेरा ख्याल है जो अफोर्डेबल एनर्जी है, हमें अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसको स्ट्रक्चर करना होगा अफोर्डेबल एनर्जी के इर्द गिर्द थ्रू। 3-4 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो उसके हमें करना पड़ेंगी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। उसका एक पूरा जो सिस्टम पॉलिसी डिजाइन है वो डिफरेंट होगा जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, या सस्टेनेबल मौजूदा जो हमारा इकोनॉमिक गवर्नेंस है या पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जा सकता। लास्ट 2 जो कमेंट्स क्विकली, मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पास एक मार्जिन है, और ये शायद वो सवाल है जो आपने भी किया था कि क्या गवर्नमेंट की जो विल है वो है। मैंने शायद पहले भी आप ही के शो में और कहीं 1-2 जगह और भी ये कहा है कि ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट है माजी के प्रोग्राम्स। थैंक्स टू स्टैंड बाय एग्रीमेंट के जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो हमारे तमाम मुआशी इशारे जो हैं वो सही समत में हैं। जनरली ये होता था कि ये IMF के प्रोग्राम के एंड पे जाके हमें ये समत मिलती थी, तब तक IMF का प्रोग्राम खत्म होता था और हम फिर से एक दौड़ में चल पड़ते थे उसी अनसस्टेनेबिलिटी के। अभी हमारे पास पहला सिर्फ एक रिव्यू क्लियर हुआ है और पहली इंस्टॉलमेंट आई है, बट आपकी जो पॉलिसी रेट है वो राइट डायरेक्शन पे है, इन्फ्लेशन आपका बॉटम पे आ चुका है, रुपी जो है वो स्टेबल है। तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त मार्जिन है कि वो अपना थोड़ा सा जो सही जो पॉलिसीज रिफॉर्म्स की हैं उनको अगले 2 से 3 साल IMF के साथ मिल के इम्प्लीमेंट कर सके। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 मुझे लगता है कि लास्ट 30 सेकंड के जो एक कमिटमेंट है वो शायद हमें कहीं ना कहीं नजर आती है। शायद वो इनवॉलंटरी कमिटमेंट हो, हालात की मजबूरी हो, बट वो कमिटमेंट नजर आती है कि पॉलिसीज को बेहतर किया जाए। और हमने देखा कि आम आदमी को रिलीफ के लिए भी जो बजट है वो 2 जून से 10 जून तक डिले हुआ, बट ऑप्शंस महदूद हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, आप बताइएगा अली, आप क्या समझते हैं? हमने मुख्तलिफ रेवेन्यूज़ की बात की, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स टू GDP रेशो हमारी क्या इस वक्त जो रिफ्लेक्शन आई है वो दुरुस्त डायरेक्शन में है? क्या हम इसको मज़ीद वो क्या चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम उसको देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, या हमें अब टैक्स रिलायंस से हटकर भी, जिस तरह आपने पहले बात की, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यूज़ पे जाना होगा और एवेन्यूज़ पे जाना होगा? देखें, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाए बगैर आप नहीं अपनी फिस्कल पोजीशन को ठीक कर सकते। ठीक है। और इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा कोई मेजर करेक्शंस देखी नहीं है। आप रियल एस्टेट को ले लें, एग्रीकल्चर को ले लें, रिटेल को ले लें, इन सब के अंदर बहुत पहले से ये बात हर साल की जाती है कि इसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। और हुकूमत के अक्सर लोग जो हैं वो क्लेम भी करते हैं कि पॉलिटिकल विल बन रही है और आइंदा आप कोई चेंज देखेंगे, लेकिन कोई बहुत सब्सटैंशियल चेंज नहीं देखने में आया। और अगर आप पिछले 5-7 बरस बल्कि ज़्यादा आप 10-12 बरस को देखें तो टैक्स टू GDP रेशो मोर और लेस स्टेबल है, लेकिन हमारी टैक्स कलेक्शन के तरीके जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हम एक छोटे से बेस से मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टैक्स इकट्ठा करते हैं और हमारी रिलायंस जो है वो कम हो रही है। आई थिंक एक बहुत बड़ा जो जब आप इकॉनमी को असेस कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मेरे लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का GDP में जो प्रोपोर्शन है, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो या सेविंग्स टू GDP रेशो, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान का सेविंग्स रेट जो है वो एशिया का सबसे कम है। हमारा कुछ 13-14% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट है। अगर आप भारत को देखें, अगर आप वियतनाम को देखें, इस तरह बड़े जो बांग्लादेश को देखें तो ये 30% पर है। अगर आप इवन नेपाल और श्रीलंका को देखें तो ये 20% पर है। तो अगर आप अपना जितना आप एक साल के अंदर कमाते हैं उसमें से एक अच्छा हिस्सा इन्वेस्ट नहीं करें मज़ीद फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, तो आपकी ग्रोथ जो है वो उसकी वजह से एक लेवल से ऊपर जा नहीं सकती। इसको करेक्ट करने के लिए हमें फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना है और हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाने हैं कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लोगों की, आवाम की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ ग्रो कर सकें। ये एक बहुत पुराना एक हमारे रिफॉर्म एजेंडा का हिस्सा है जिसके ऊपर सफिशेंट अभी तक अटेंशन नज़र नहीं आ रही।
इसके अलावा जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इश्यूज़ हैं, चाहे आप टैक्सेशन की बात करें, चाहे आप फॉरेन या एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल देख लें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, आपके दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक पूरा एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स है जिसकी वजह से सियासी बदइस्तेहकामी आएगी और उसको फेस करने के लिए टॉप लेवल के ऊपर पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हों। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, बिकॉज कई ऐसे लोग हैं कि जो आज की इकॉनमी के अंदर विनर्स हैं, जो उन रिफॉर्म्स के लूजर्स होंगे, तो उसको जब तक एक पॉलिटिकल पाथ नहीं क्रिएट किया जाएगा मैनेज करने के लिए, तब तक हम यही 1-2% की गेम के अंदर बैठे रहेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम बात कर दी है आपने, लेकिन अमार, जस्ट टू वाइंड इट अप, वो क्या टॉप इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए इस बजट के अंदर हमारी, आपके ख्याल में, जो आप देखना चाहेंगे ख़ास तौर पर? दो बता दे कोई। अली हमेशा ये बात कहते हैं कि कॉमन सेंस अगर 5 साल तक चला लें तो वो चीज़ जो है काम हो जाएगी, हल हो जाएगी। बेसिक कॉमन सेंस, ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है उसमें। सेविंग्स रेट की बात है कि सेविंग्स रेट कम क्यों है? सेविंग्स रेट कम इसलिए क्योंकि हम लोग फॉर्मली सेव ही नहीं करते हैं। मैं अपने रेंट पर जाऊँगा, अभी आप चले जाएँ किसी भी, कल सुबह आप चले जाएँ किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, कोई आपका अकाउंट नहीं खोलेगा जब तक फॉर्मली आप लोगों को सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वो सेविंग किस तरह करेंगे? फिर आप बोल रहे हैं कि लोग सेव नहीं करते, भाई आप उनको सेव करने नहीं देते हो आप। फिर अली ने जैसा ही रियल एस्टेट की बात करी, आपके पास अगर पैसे हैं अभी, लेट्स से के 10 मिलियन रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, आप उससे या तो प्लॉट ले सकते हैं या कोई एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लें। आप छोटी सी सन्नत लगाने के लिए कोई जाएंगे, उसमें आपको 39 से 40% टैक्स देना पड़ेगा, 10 और लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। आप रिस्क भी ले रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और लोग तंग भी कर रहे हैं आपको। उससे बेहतर ये है कि आप एक ज़मीन लेके पैसा डाल दें, जरूरत नहीं रिस्क लेने की। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और इसमें कोई साइंस नहीं है कि 190 दुनिया में मूल्य 190 में से मेरे ख्याल से 120 ये काम कर चुके हैं। कॉमन सेंस वाली चीज़ें जो ये हैं कि लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि उनको 10,000 रुपये का एक छोटा सा वॉलेट खोल दो। उसका मतलब ये है कि उनको आप सेविंग करने की इजाज़त दो। उसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू खोलें। इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि टेक्सटाइल को जो है, या जो भी परपेचुअल इन्फेंट जो है, हमने एक बच्चे पाल रखे हैं जो कि कभी बड़े नहीं होते, उनको हमेशा राहत देते रहें, बजाय इसके कि दूसरों को जो है आप अपॉर्चुनिटी दें या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दें। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, वी विल बी स्टक इन दिस रट। और वही वाली बात है कि हमने इंसेंटिवाइज किस चीज़ को किया हुआ है। इंसेंटिव होती है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, एवरीवन रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि आपके पैसे आप रियल एस्टेट में लगा देंगे, अभी भी आप रियल एस्टेट में लगा देंगे, टैक्स उस पर अभी भी कम है बजाय से किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का या किसी और चीज़ का। तो कोई और क्यों काम करेगा? अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और रिस्क टेकिंग को इंकरेज करेंगे, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो लोग उसमें भी काम करेंगे, आउटपुट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिकॉज आपने उस चीज़ को जो है बिल्कुल एक डिस्करेज किया। एक छोटी सी बात मैं और करूँगा, देन वी कैन एंड दिस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, इसे कंपैरेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज हमारा एग्रीकल्चर में है। सही, एग्री का आइटम एक प्रोड्यूस होता है, लेट्स से आलू कह लें आप उसको, पोटैटोस कह लें, या पोटैटो से पोटैटोस फ्राइज बन जाते हैं, चेरीज हो गई, कुछ भी हो गई, एज लॉन्ग इट्स इन रॉ फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, उसमें कोई टैक्स नहीं है। द मोमेंट मैं उसमें वैल्यू ऐड करूंगा, सडनली उसमें 18% टैक्स आ जाएगा। बिल्कुल सही। सो यू आर एक्चुअली डिस्करेजिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को आपने बोला करना ही नहीं है। सो व्हेन योर पॉलिसीज आर लाइक दिस, बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं हुआ पॉलिसी में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। अच्छा, एक और चीज़ दैट सॉर्ट ऑफ सम्स अप माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, कि हमें हमेशा ये रहता है कि हम ग्रोथ जब ज़्यादा होती है और ग्रोथ की प्रोजेक्शंस को हम अच्छा बूस्ट करते हैं, जैसे आज हो रहा है, वो लोगों की वेलफेयर में क्यों नहीं रेसिप्रोकेट होती हैं? दैट सॉर्ट ऑफ आंसर्स दैट एज वेल। सना, आपके क्या इस वक्त वो चीज़ें हैं जो समझती हैं कि आने वाले बजट के अंदर हुकूमत को ख़ास तौर के ऊपर प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए? हुकूमत दावा कर रही है कि नेक्स्ट ईयर जो होगा वो टर्न अराउंड ईयर होगा, आप भी इसको ऐसे ही देख रही हैं या मुख्तलिफ? जी, कल देखें बजट में जो है, सबसे पहले तो हर साल जैसा हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ बजट की तरफ देखते हैं, वो ये कि जो क्लासेस अभी भी जैसा भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसी क्लासेस जो या तो अनटैक्स्ड हैं या जो अंडर टैक्स्ड हैं, उन पे जो है इस दफ़ा अगेन हमारी उम्मीद यही है कि दोबारा से ख़ास ध्यान दिया जाए, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ सैलरीड क्लास। मैं तो एक्सपेक्ट ये भी करूँगी जो रिलीफ की बातें चल रही हैं, कुछ रिलीफ हमें मिल जाए, और अगेन जो बर्डन है टैक्सेशन का वो थोड़ा सा हमसे हटा के उन क्लासेस पे डाला जाए जो कि अभी भी टैक्स नेट में नहीं है। एक अगेन यही सर्कुलेट भी करिए दोबारा से ये बात कि हम शायद रिटेलर्स और होलसेलर्स को
दोबारा जो है टैक्स नेट पे लाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक अब कोशिश से बात थोड़ी सी आगे लेके जाने की जरूरत है एंड उनको इट इज़ अबाउट टाइम कि आप उनको इंक्लूड करें। एक बेसिकली हमने वर्किंग की थी अपने एंड पे और ये हिसाब लगाने की कोशिश की थी अगर रिटेलर्स और होलसेलर्स के सेगमेंट को हम टारगेट करें तो उसमें पोटेंशियल जो है टैक्स का कलेक्शन का तकरीबन 400 अरब का सिर्फ यहीं से बन जाता है। इसमें ऑब्वियसली वेरिएशन हैं, बड़े छोटे सारे ताजिर हैं, बट इतना पोटेंशियल है इस एक सेक्टर में। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि हिम्मत की जाए और ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। रियल एस्टेट की भी बात हो रही थी, तो इस तरह के जो हैं जो मेजर्स लेने की जरूरत है। एक्सपेक्टेशन यही है कल कुछ इस फ्रंट पे मजीद डेवलपमेंट हो। अब जहाँ तक बात बचती है कि और क्या एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री अभी इस वक्त जिस हाल में है, एक छोटी सी मिसाल अगर ले लें, स्टील आपका सेक्टर है, पाटा रीजन में आपने एग्जेम्पशन दी हुई है, तो वो रिमूवल की बात है। आप अपने सेक्टर्स, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम ये बात कर रहे हैं कि सपोर्ट किया जाए जीडीपी ग्रोथ में। आप देख लें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन, सो इट इज़ आई थिंक अबाउट टाइम। वही बात है कि आप अगर एक छोटा सा वो सिर्फ एग्जेम्पशन रिमूवल की बात करते हैं तो यहाँ से हम लास्ट ईयर भी यही देखा था कि पाटा रीजन से हटाया गया और फिर दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया गया। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है जो कि आपकी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, और सिर्फ सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री को भी नहीं, वहाँ से आपको रेवेन्यू कलेक्शन 30-35 अरब तो वहीं से मिल जाते हैं। हमारी उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, हमारी उम्मीदें तो बहुत सारी, तवक्को भी करते हैं कि हुकूमत ये सारे इकदाम करे। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे थे, अम्मार अली साहब और साजिद साहब ने भी हमारे लिए बड़ी ब्लीक पिक्चर पेंट की है अगर रिफॉर्म्स ना हुए तो फिर अगले साल के लिए। साजिद साहब कंक्लूडिंग कमेंट दे दीजिएगा। टर्न अराउंड ईयर हुकूमत कह रही है इसको, लेकिन आपने कहा कि आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, बल्कि आप समझते हैं कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर अम्मार ने ये कहा कि वो कुछ महंगाई में इजाफा भी फोर्सी कर रहे हैं। क्या समझते हैं कोई इस तरह की राह के ज़रा अवाम के साथ भी नरमी हो, ज़रा उनके ऊपर भी रिलीफ का हाथ हो, और इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है ये भी हों, मुमकिन है अगले साल के लिए? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हमने ब्लीक पिक्चर नहीं पेश की, हमने एनालिसिस दिया है। सर आप हमें ये ना ब्लेम दीजिएगा कि हमने ब्लीक पिक्चर दी। सर अनफॉर्चुनेटली अगर एनालिसिस सिचुएशन का ब्लीक है तो हम उसको क्या कहें? यू आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन योर पोजीशन। दो चीजें मेरा ख्याल है, आपको बड़ा अहम सवाल था कि मैं अगले साल क्या चीज होते हुए देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 2022, 23 और 24, 25 तक स्टेबिलिटी के साल थे। अगला साल जो है वो ये रोजगार का साल होना चाहिए, और खासकर ये सैलरीड क्लास तक हम जो महदूद हो गए हैं, ये बहुत छोटा प्रोपोर्शन है पाकिस्तान की आबादी का। जो नॉन सैलरीड लोग हैं उनके लिए हमें जो रोजगार के मौके हैं, जो लाइवलीहुड्स हैं, वो किस हद तक हम पैदा कर पाते हैं, ये बड़ा अहम होगा देखना। नंबर 2, जो पॉलिसी जो कोहेजन है, जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, आपकी ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रोथ पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, ये जुड़ी हो आपस में, ये कल देखना अहम होगा कि जो बजट है वो इन पॉलिसीज के अंदर कोहेजन कैसे क्रिएट कर पाता है। और लास्टली, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये मुश्किल साल थे, मुझे लगता है कि 26 में गवर्नमेंट के पास वो मार्जिन है, एक स्टेबल ग्राउंड से। IMF के प्रोग्राम की बिल्कुल इब्तिदा है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत लो हैं, मतवक्को हैं, और तो पाकिस्तान के पास एक मार्जिन है कि अच्छी पॉलिसीज ला सके। और आई थिंक लास्टली के जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कमिटेड है। हाँ, कल ये देखना होगा कि वो एक्शन में इसको ट्रांसलेट करती है या नहीं करती है। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। कल देखते हैं अब हुकूमत क्या प्रेजेंट करती है। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।